सो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो आपने ऑलरेडी कर लिया, आपको पता ही था कि डिफरेंस प्लस डिवीज़न करना, यानी कि डिविजनल फैक्टर को अगर निकालना हो तो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, खासकर अगर चेंज नॉन लीनियर टाइप का हो तो। अब उसी नॉन लीनियर क्वांटिटी में अगर आपको दो चीज़ें मल्टीप्लाई करनी हो और कोई रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आता हो, तो उस प्रोसेस को सॉल्व करने का जो तरीका है हमारे पास, उसको अपन कहते हैं इंटीग्रेशन। डिवीज़न डिफरेंशिएशन था, मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन है, ये उसका जस्ट उल्टा है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि चेंजेस दो तरीके के हैं, एक जिसको आप कह सकते हैं लीनियर चेंज और एक जो आपने पढ़ा हुआ है नॉन लीनियर। इसको मैं इसलिए रिवाइज कराता हूँ क्योंकि मेन फोकस इसी के ऊपर रखना है आपको। लीनियर चेंज, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बता रखा है। ओके, सो लीनियर चेंज एक बार फिर से कहूँ कि लीनियर चेंज जो आपको पता है कि जैसे मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर ऐसा है और इस तरीके के सीन के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो आप इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं और d/t। और अगर इन दोनों के रेशियो को देखें, यानी कि आप जानते हो इस ग्राफ के बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है, फिर से एक बार थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहा था कि अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप को देखना चाहूँ, यानी कि tan थीटा को देखना चाहूँ, तो एट एवरी प्लेस इसका स्लोप की डायरेक्शन सेम है, यानी कि इसके स्लोप को tan थीटा को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप इधर का d इधर का t ले लें और इस d को t से डिवाइड कर लें और यही स्लोप वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आई थी? जब चेंज नॉन लीनियर था, तब आपको एक स्पेशल डिफरेंशिएशन की, यानी कि एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ी थी जिसे अपन डिफरेंशिएशन करते हैं का सपोज का मतलब d और t का कुछ रिलेशन ऐसा होता जहां हर वक्त स्लोप की डायरेक्शन चेंज हो रही होती, हर प्लेस का टेंजेंट अलग डायरेक्शन में होता, तो जहां लगातार स्लोप चेंज होती है उस प्लेस के लिए फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे में अगर ये डिस्टेंस टाइम है और आप स्पीड बताइए या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम है और वेलोसिटी बताइए, तो आप क्या करते थे? एक बहुत ही छोटे से इंस्टेंस के लिए यहाँ dt आप मान देते और उसके लिए स्लोप निकालते थे, उससे अपन कहते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डिफरेंशिएशन का मतलब डिवीज़न निकालना तब जब चेंज नॉन लीनियर हो, यानी कि लगातार वेरिएशन हो। अब जैसे d और t को डिवाइड करने से वेलोसिटी आती है, यानी उसके लिए आपको स्लोप के निकालने की रिक्वायरमेंट थी, या फिर ऐसे समझें कि अगर यही वेलोसिटी और टाइम होता तो आप वेलोसिटी और टाइम का अगर स्लोप निकालते तो एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता, यानी a इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, dv/dt, यानी कि अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा एक्सेलरेशन, यानी उसके लिए भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये जो एक्सेलरेशन होगा इसे अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर नॉन लीनियर है तो। यानी कि डिवीजन वाली जो भी चीज़ें हैं उसके लिए तो आपने ऐसा ले लिया, एक बहुत स्मॉल टाइम के लिए स्लोप निकाला और उसका तरीका डिफरेंशिएशन पढ़ा था। लेकिन सोचिए अगर इसी वेलोसिटी टाइम से अगर हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो फिर हम क्या करते? पहला, इंटीग्रेशन को सोचने के लिए दो वर्ड्स का या दो तरीकों का यूज़ करूंगा मैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम की हेल्प से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि आपको मैंने ग्राफ बता रखा है तो पहले मैं ग्राफिकली समझाऊंगा और इसी को एक और तरीका समझाऊंगा। तो पहले फोकस करते हैं वे नंबर 1 के ऊपर। अब दो बातें हमने पढ़ी हुई हैं कि स्लोप बताता है डिविजनल फैक्टर को, df को, यानी जो चीज़ें डिवाइड होती हैं उसको बताता है स्लोप। यानी अगर इन दोनों क्वांटिटी से कोई ग्राफ बना हुआ है और इसका स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप इन दोनों के डिवाइड करने से जो क्वांटिटी निकलेगी उसको बताएंगे। इन दोनों के डिवाइड करने से जो क्वांटिटी आती है वो है a, क्यों? क्योंकि a का फॉर्मूला होता है dv/dt, तो दोनों के डिवाइड करने से एक्सेलरेशन आता है। एक और बात हमने पढ़ी हुई है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी आएगी उसकी इंफॉर्मेशन एरिया देगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप रेस्पेक्टिव ग्राफ का, सपोज ये वाला ग्राफ है और इसकी जो लाइन है इसके अंडर का अगर आप एरिया निकाल दो तो ये एरिया किस इंफॉर्मेशन को देगा, यानी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ऐसे लिख देते हैं। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किस बात को बताता है? तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ बताता है डिस्प्लेसमेंट को। इसको हमने पहले प्रूव भी किया हुआ है। ऐसा समझ सकते हैं कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं,
उसके लिए आपको एरिया निकाल लेना चाहिए, एरिया उसके इक्विवेलेंट है। सिंपल फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सोचिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो इधर से इधर तक v और इधर से इधर तक t, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी v इंटू टी। तो बस इसको रिकॉल कराने के लिए मैंने ये सिर्फ बताया है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका एरिया निकालिए। एरिया क्या सिग्निफाई करेगा, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को। लेकिन लीनियर में तो एरिया निकालना आसान है कि अगर मोशन ऐसा होता या फिर यही मोशन कैसा होता, इस तरीके का होता, तब भी आसान था। कैसे, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रही है, आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए ये चेंज नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर का मतलब हुआ कि सपोज ये चेंज इस तरीके का हुआ और आपसे पूछा जाए कि अब इसका एरिया निकालिए, तो आपके लिए ये एरिया निकालना आसान काम नहीं है। अगर आप एरिया वाइज मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को निकालना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के लिए अगर ये वेलोसिटी टाइम ही होता और आपसे पूछा जाता कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, और अगर आप ग्राफ के थ्रू कुछ करने की कोशिश करते कि चलो ग्राफिकली मैं बता देता हूँ एरिया निकाल के, तो ये एरिया निकालना कोई आसान काम नहीं है, टफ है, क्योंकि लगातार वेरिएशन हो रही है। ये ग्राफ ना ये ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल, कोई सा भी रेक्टिलिनियर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो उसको निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी एरिया को निकालने के लिए एक स्पेशल टेक्निक बनाई गई, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था एक स्पेशल टेक्निक डिवीजन को निकालने के लिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन यानी कि एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। क्या फंडामेंटल कंसेप्ट क्या था इंटीग्रेशन को, ग्राफिकली उन लोगों ने क्या सोचा, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। ग्राफिकली अगर आप इसको सोचें तो इन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम चाहें तो एक बहुत ही, सपोज ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, अगर एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, बहुत ही छोटा, आप जानते हैं पहले से भी कि बहुत ही छोटे टाइम को अपन कहते हैं dt, तो अगर बहुत ही छोटा, अगर इसको हद से ज़्यादा छोटा कर दें तो ये और ज़्यादा पास आ जाएगा, पास आता आता लगभग कैसा बनेगा, रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल के जैसा। मतलब आप देखेंगे अभी भी थोड़ा ये उठा हुआ है, यानी रेक्टेंगल प्लस माइनर ट्रायंगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं तो एक रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। सपोज कि इस रेक्टेंगल का ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ऐसा मान लेता हूं कुछ v1, डेल्टा v1 है या dv है, सपोज कि dv है, इसको मान लेते हैं dv1। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा, इसका मतलब इसको ऐसे समझिए, अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल फ्रेगमेंट के लिए ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म बना, बहुत छोटा सा टाइम, यानी ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई dt, और यहाँ से इस टॉप की वैल्यू निकाल ली v1। तो अगर मैं इस v1 को यानी कि लेंथ को इस ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि इस dt को अगर मैं v1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया ऑफ 1 आ जाएगा। यही एरिया डिस्प्लेसमेंट को सिग्निफाई करेगा, तो इस एरिया को आगे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट 1। सोचिए ऐसे ही आप एक बहुत ही छोटे से फ्रेगमेंट के लिए यहां भी निकाल सकते हैं। अभी भी वो टाइम dt है, क्योंकि dt वो टाइम होता है कि इससे स्मॉलेस्ट टाइम पॉसिबल ना हो। तो अगर ये बहुत छोटा टाइम dt है और इसको आपने इससे v2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो dt इंटू v2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a2, और ये a2 किसको सिग्निफाई करेगा, तो आप कह सकते हैं कि d2 को सिग्निफाई करेगा। अगर ऐसे ऐसे आप बहुत सारे एरियाज़ को निकालें और सबको जोड़ दें, वर्ड पे फोकस करिए, अगर सारे एरियाज़ को आप धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ तो उसी एडिशन को अपन कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेट करना। यानी कि हमने ग्राफिकली सोचा कि अगर हमें एरिया निकालना है तो इसको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए बहुत क्लोज आना पड़ेगा, इतना क्लोज कि जिससे कि ये थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक रेक्टेंगल बन जाए, और फिर इस तरीके से निकाल करके और सबको सम कर सकते हैं। लेकिन ये करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बनेंगी। अगर ये छोटी छोटी स्ट्रिप देखो आप तो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप बनेंगी। तो इसका तरीका निकाला गया, मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया गया और हमारे को आंसर आ गया। हमें तो सिर्फ कंक्लूजन तक पहुंचना है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से समझिए। आपने ग्राफिकली तो समझ लिया कि इंटीग्रेशन का मेन अप्रोच क्या है और वो क्या करता है, वो छोटी छोटी एरियाज निकाल के और इंटीग्रेट करना, यानी कि सबको जोड़ना, जिससे कि मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ें, जो चीज़ें मल्टीप्लाई होने से आती हैं वो चीज़ें निकल सके। अब इसको डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकेशन के साथ सोचते हैं एक और टर्म में। अब जब आप इसको
दूसरे तरीके से सोचना शुरू करते हो तो आप याद करिए एक खास कहानी। जैसे आपने पढ़ा था कि मान लिया x है 5t², यानी x फंक्शन ऑफ टाइम, ये मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले ही बढ़ा चुका हूँ। मान लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम एज 5t², यानी एक फार्मूला हो गया x का जो कि बराबर है 5t, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बढ़ेगा, ये मान लिया दिया। और आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी होगी, क्या वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगी, अगर होगी तो कितने से होगी, यानी आपको वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन देना है। तो आप फटाफट क्या करते थे, आप करते थे एज v इज इक्वल टू dx/dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, यानी इसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो ही वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यानी d/dt और x की वैल्यू आप रख लीजिए 5t², यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5t², इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 2 - 1 1, यानी कि 10t मीटर/सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। यानी आपको बड़े आराम से पता लग गया कि अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन है और इस तरीके से है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसके लिए आपने डिफरेंशिएशन, ये नॉन लीनियर चेंज है, ये क्वेश्चन साफ बता रहा है कि नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और आपने करके ये निकाल दिया। लेकिन सोचिए अगर आपको दिया ही होता वेलोसिटी और निकालना होता डिस्प्लेसमेंट। अब इसी एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से सोचते हैं। सो क्वेश्चन ये होता कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज 10t मीटर/सेकेंड, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर या राइट एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन के बारे में आप आइडिया बताओ। तो अब आपके लिए जो समस्या आती वो बड़ी गंभीर है, यानी अब आपको उसका उल्टा चलना है। अभी तक तो आप पोजीशन से वेलोसिटी निकाल रहे थे जो कि डिफरेंशिएट करके निकल गया, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी दे दे और आपसे पूछे कि आप पोजीशन बताओ, तो अभी भी एक्सप्रेशन वही है, कौन सा, v इज इक्वल टू dx/dt, तो आप जानते ही हो। लेकिन अगर आपसे dx पूछा जाए और वेलोसिटी गिवन हो तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dx, यानी कि dx इज इक्वल टू v इंटू dt, यानी कि वेलोसिटी इंटू dt। अब आप ध्यान से देखिए, वही ग्राफिकल वाला तरीका, वेलोसिटी का टाइम से मल्टीप्लिकेशन होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नॉन लीनियर है, ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ आ रही है और एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आया है 10t, तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है इसको सॉल्व करके, यानी आपको ये 10t यहाँ रखना पड़ेगा। और सबसे पहले यानी कि अब आप सोचिए, फंडामेंटल से सोचना है आपको कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो आप सडन ही सारी चीज़ नहीं निकाल सकते। आपको पहले बहुत छोटा सा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जैसे हम छोटा डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और ये छोटा डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली सोचे तो एक बहुत छोटे एरिया के इक्वल होगा। तो ये बहुत छोटे एरिया के इक्वल होगा, यानी हमको बहुत छोटा एरिया निकालना है। एरिया का मतलब, एरिया किस चीज़ को सिग्निफाई करेगा, उस ग्राफ के एरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली एरिया नहीं। तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट, अगर वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम है तो, अगर वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम है तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगी वो पहले बहुत छोटी निकलेगी। कैसे? वेलोसिटी को अगर dt बहुत स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, फिर ऐसा ही धीरे धीरे सारी पूरी स्ट्रिप का निकलेगा और फिर निकलेगा। यानी इस प्रोसेस को, अभी तो इससे तो आपने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ग्रैब किया है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब इंटीग्रेट करने का मतलब सारी स्ट्रिप्स को जोड़ना। तो उसी जोड़ने के लिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और फिर यहाँ से शुरू होगी इंटीग्रेशन। यानी कि आप ये देख रहे हो कि ये रिवर्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी जो काम आपने डिफरेंशिएशन में, जो फार्मूलाज आपने पढ़े हैं उसका ठीक उल्टा फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन। बहुत ही ईजी है। जो काम आपने डिफरेंशिएशन, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने sin x /dx sin x का cos x पढ़ा है तो वहाँ cos x का sin x हो जाएगा, प्लस माइनस की चर्चा भी करेंगे। तो जहाँ जैसे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ठीक उसका उल्टा फार्मूला इंटीग्रेशन का हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स है। यहाँ पहले से दूसरे, तो यहाँ दूसरे से पहले को निकालना है, तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो
अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल क्या, इसका क्या मतलब है, कैसे, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि इंटीग्रेट करने का, समेशन करने का मतलब एस फॉर समेशन का है, का मतलब सबको सम करना, इंटीग्रेट करना। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हमने ये साइन बनाया हुआ कि हमने dx को इंटीग्रेट कर लिया और फिर राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे, यानी ये वाला सिंबल यूज़ करके, और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आपको पहले बेसिक समझ आ जाए कि आप इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हो, इसका पर्पस क्या है, ताकि आप बहुत ही छोटे से एरिया को निकाल सको, फिर उन सारे एरियाज़ को जोड़ सको। अब हमें वो डायरेक्ट एरिया तो निकालना नहीं है, या फिर हमें वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी नहीं है, या जो भी क्वांटिटी हो। यहाँ तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम का लिया है, बाकी कुछ भी हो उसके बारे में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट फार्मूले पे आना है। लेकिन आपको पता लग गया, और ये वाला सिंबल इंटीग्रेशन का है। तो अभी तो आपको इंटीग्रेशन समझ आया। अब मैं आपको पहले इंटीग्रेशन के टाइप समझाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पे ले आऊँगा आपको। तो आइए पहले बताऊँ आपको कि किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो उसके कितने तरीके होते हैं, बिल्कुल रेगुलर मेथड के साथ, यानी कॉमन सेंस के साथ आप समझते हुए चलेंगे, ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो। तो आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनली आपको ये समझना है कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जोड़ना है, आप जोड़ो सबको, तो आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कितना जोड़ना है। चलो वो ना भी है, कहाँ से कहाँ तक का जोड़ना है। मान लो बहुत लंबी डिस्टेंस है और मैं कह रहा हूँ ज़रा इसको कैलकुलेट करना। या सपोज़ कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बेंचेस रखे हैं और आपसे कहा जाए ज़रा कैलकुलेट करना टोटल क्लास कितनी है, तो आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि इस वाले क्लासरूम की डेस्क को ऐड करना है या सारे क्लासरूम्स की डेस्क को ऐड करना है। यानी कि एक रेंज आपके दिमाग में आएगा ही आएगा कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करूँ, वही जो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि फिक्स कर दिया। सपोज़ मैंने किसी बंदे को भेजा अपने स्टाफ को कि जाओ ज़रा बेंच काउंट करके आओ, टोटल डेस्क, नंबर ऑफ़ डेस्क कितनी है। अब अगर मैंने उसे ये नहीं बताया कि टोटल करना है या रूम नंबर 1, 2 का करना है, तो उसके दिमाग में डाउट रहेगा, यानी कि इनडेफिनेट रहेगा। समझ गए आप? इनडेफिनेट का मतलब एक डाउट, एक सस्पिशन बना हुआ है कि हाँ यार किसका करना है। लेकिन अगर मैंने बता दिया कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 का काउंट करना है, यानी मैंने उसको रेंज दे दिया कि कहाँ से कहाँ तक का करना है, तो वो श्योर हो जाएगा, वो डेफिनेट हो जाएगा। तो आप समझ गए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ रेंज गिवन हो कि आपको या तो 0 से लेके x तक करना है, या a से लेकर के b तक करना है, m से लेकर के n तक करना है, किस रीजन से किस रीजन तक आपको इंटीग्रेट करना है। अगर ये पता हो तो आपका इंटीग्रेशन डेफिनेट है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि विद रेंज, यानी कि जहाँ इंटीग्रेशन का रेंज हो। और अगर रेंज नहीं हुआ, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए इसको आपको समझ करके चलना है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत काम आएगा आगे जब वो पढ़ रहे होंगे, और बायो वाले बच्चों को भी कि ये दिखने को मिल जाएगा, तो कन्फ्यूजन रहेगी दिमाग में, तो उसको क्लियर करके चलना है। फिर से समझिए, डेफिनेट रेंज आप समझ गए, यानी श्योरिटी, यानी कहाँ से कहाँ तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बंदा यहाँ से यहाँ तक की, मैंने कहा टोटल लेंथ काउंट करो, का मतलब ऐड करो, मतलब बताओ टोटल कितना है। तो अगर मैंने कह दिया स्टार्ट से लेकर के एंड तक, तो अब बताइए ये कौन सा इंटीग्रेशन हुआ। रेंज दे दी मैंने, कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से एंड तक, तो आपको पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये 0 है, ये a है और ये b है। तो मैं पूछ लूँ कि a से b तक का बताओ, रेंज दे दिया, डेफिनेट है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ऐसे ही कह दूँ कि लेंथ काउंट करो और रेंज नहीं बता रहा, तो आपने काउंट कर लिया लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक करना था, तो ऐसे को कहते हैं इंटीग्रेशन। अब समझने वाली बात तो ठीक थी और आप समझ भी गए कि डेफिनेट का मतलब रेंज, इनडेफिनेट का मतलब विदाउट रेंज। लेकिन इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते कैसे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। आइए जरा देखिए, मान लिया कि आपके पास एक स्ट्रिप है, सॉरी एक पूरी एक एल लेंथ की एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, और इस एल लेंथ में एक बहुत ही छोटी सी लेंथ मैंने डीएल मान रखी है, डीएल।
और मैं कह रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट करो और बताओ टोटल रॉड की लेंथ कितनी है। तो एक छोटा सा dl, ये वाला भी dl, ये वाला भी dl, ऐसे करते dl। आप खुद सोचिए अगर इन सारी dl को ऐड करेंगे, dl 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 ऐड होती होती टोटल इंटीग्रेट करोगे तो उसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। तो आपका आंसर होगा कि उसका फाइनल रिजल्ट आएगा l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, l है। तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाते हैं। चलो मैंने रेंज नहीं दिया, मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया कि इंटीग्रेट करो, सिर्फ बता दिया कि dl का इंटीग्रेशन कितना आएगा। तो आपका दिमाग तो ये ज़रूर कहेगा कि dl बहुत छोटा है, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी सेगमेंट को अगर हम जोड़ते चले गए तो ये किसी l लेंथ का ही पार्ट है dl। तो अपन ये कह सकते हैं कि dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे l होगा। बट आप श्योर नहीं हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। का मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक को तो ऐड कर दिया, dl dl ऐड करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्चुअल में यहाँ से शुरू हुआ था और उसके पार्शियल पार्ट यहाँ आया और यहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू करी। इसका आइडिया आपको नहीं है कि क्या इसके पहले भी कोई कांस्टेंट था या नहीं था। जब रेंज ना हो तब dl, जैसे dl का इंटीग्रेशन l होता है, ये तो आपको ऑलवेज याद रखना है। या फिर dx, किसी भी एक क्वांटिटी, यानी dx का पूछा जाए तो आप x कहेंगे, dm का पूछा जाए तो आप कहेंगे m होगा, यानी छोटी क्वांटिटी। dm का मतलब है m की बहुत छोटी क्वांटिटीज, और उनको इंटीग्रेट करेंगे तो m हो जाएगा। dx बहुत छोटी क्वांटिटी, तो dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा, dx का x हो जाएगा। लेकिन अगर रेंज नहीं दिया होता है तो अपन इसको यहाँ मान लेते हैं एक कांस्टेंट c, x प्लस c या m प्लस c। यहाँ बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि c कांस्टेंट का क्या मतलब है। इसको समझाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप ये समझिए कि इसके बिगनिंग में भी कुछ हो सकता है और लास्ट में भी ऐड हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, मैं 2 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और 2 महीने से मेरी सैलरी, मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, और मैं सामने वाले से पूछूं कि मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, तो उसने तो कैलकुलेट किया कि सर ने की सैलरी अगर 1 लाख है और 2 महीने में उन्होंने 2 लाख कमाए तो वो फटाफट बता देगा मेरे अकाउंट का बैलेंस 2 लाख है। पर क्या मेरे अकाउंट का बैलेंस 2 लाख ही होगा, ये ज़रूरी है? सोचो अगर मेरे अकाउंट में पहले से कुछ बैलेंस पड़ा हो तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, x जो मेरी सैलरी 2 महीनों में आई और प्लस जो मेरे अकाउंट में पहले से अवेलेबल था। हो सकता है वो ज़ीरो भी हो सकता है c की वैल्यू 0 भी हो, लेकिन अपने को तो एक कांस्टेंट मान करके चलना पड़ेगा। पहला तो इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। एक दूसरी बात समझिए, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन बता रखा था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो तो आप वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी पता हो तो आप इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा करने के लिए एक प्रॉब्लम आती है। किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जरा मैं आपको समझाता हूं। प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज x की वैल्यू दी हुई थी 5t² + 3 मीटर और आप वेलोसिटी बताइए। तो आप वेलोसिटी की जब इन्फॉर्मेशन लोगे तो आ जाएगा इस 5t यानी कि dx/dt आप जानते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 × 10t और ये 3 कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर आएगा 10t मीटर/सेकेंड। अब आप जरा ध्यान से समझिए, यानी कि वेलोसिटी आ गया 10t मीटर/सेकेंड और जो ये कांस्टेंट था ये 0 हो गया, यानी कि वेलोसिटी में इस 3 का कहीं नाम ही नहीं है, ये बेचारा गायब हो चुका है। सोचिए अगर इसकी हेल्प से अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहेगा और अगर आप 10t का इंटीग्रेशन करते हो, क्योंकि आप जानते हो v × dt बराबर होता है dx के, अगर आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हो, अभी आपको फार्मूला तो नहीं पता लेकिन बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद फार्मूला भी बताऊंगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी पता है 10t, तो उसको आप यहाँ रखेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये dx है जिसका एक इंटीग्रेशन आपको बता चुका हूँ, वो आ जाएगा x। अब x इंटीग्रेशन होगा 10t dt। अभी फार्मूला नहीं पता, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, थोड़ी देर बाद आप ये सीख जाओगे कि मैंने कैसे निकाला है। इसके लिए अपने को 10 बाहर लेना पड़ता है,
और इसको सॉल्व करना पड़ता है इसको, तो इसका सोल्यूशन आता है t²/2। जो भी यहाँ t, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो t की पावर 1 मान लेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो t1 + 1 2 / 2, जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि आंसर वही आया 5t², यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया 5t²। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जो आया वो सिर्फ उतना ही पार्ट आया जिसमें टाइम प्रेजेंट था। इससे ये 3 वाला पार्ट मिस हो गया, नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये वाला 0 हो गया था और इस इंफॉर्मेशन से गायब हो गया था, हट गया था। तो जब आप इसको रीट्रेस करोगे, सोचो कि अगर आप किसी चीज़ से कुछ बना रहे हो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे कि मेरे पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है और उससे मैं उसके स्ट्रक्चर में उसको फोल्ड करके कोई नया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब फोल्ड करते कुछ एक्स्ट्रा हुआ और मैंने उसको काट के फेंक दिया। अब मैं वो स्ट्रक्चर बना दी। अब मैं जब उसको रीफोल्ड करूँगा तो क्या मैं उस कटे हुए पार्ट को रिट्रेस कर पाऊँगा? वो तो मैंने काट के फेंक दिया, हटा दिया। अब जब मैं वापस अनफोल्ड करूँगा तो क्या मैं एग्जैक्टली वही ग्रैब कर पाऊँगा? तो आंसर है नहीं, नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ पीस हटाया था, कुछ पीस काटा था, जो कि अब वापस रिट्रेस नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर इसमें से कांस्टेंट टर्म भी था और वो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट करके 0 हुआ तो वो तो गायब हो गया। अब जब रिट्रेस करोगे तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा। अब हमें ये बात पता नहीं, इसको देख के आप बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि 5t² के साथ कोई कांस्टेंट था या नहीं था। हो सकता है कुछ ना हो। अगर ये नहीं होता तब तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता और इसका इंटीग्रेशन ये आता, लेकिन ये बेचारा है जो कि गायब हुआ है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसीलिए ऐसे नंबर्स के लिए आपको इस इंटीग्रेशन के आगे लगाना पड़ेगा 5t² और प्लस c, एक कांस्टेंट मेंशन करना पड़ेगा c। ये c किसके लिए? ऐसे नंबर्स के लिए। अगर ये होंगे प्रेजेंट तो हमने इसको इग्नोर नहीं किया, इसकी भी एक वैल्यूएबल नंबर रखी कि जी हो सकता है कुछ। अगर नहीं होता तो ये 0 हो जाता। तो आई होप कि आप समझ गए, दोनों तरीक़ों से समझे कि इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले अगर रेंज नहीं पता तो कुछ पहले भी हो सकता है, उसको सिग्निफाई करने के लिए सी यूज़ करते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि जब किसी फंक्शन को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद इंटीग्रेट, तो जो कांस्टेंट पहले प्रेजेंट था या नहीं था उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हमारे पास, तो उसके लिए हमें एक नंबर सपोज करना पड़ता है। हो सकता है कई बार ये सी 0 भी आ जाए, या हो सकता है कोई नंबर भी आए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट का लगाना का मतलब, अगर आपको रेंज नहीं दिया तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में उसके कांस्टेंट नंबर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे आपको समझ आ चुका है। लेकिन अगर रेंज दे दिया तब तो बहुत अच्छा है। रेंज कैसे देते हैं उसको भी आप समझ लीजिए, रेंज कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब आप जरा देख लीजिए, रेंज जैसे इंटीग्रेशन साइन है और यहाँ dx है, तो मैंने इतना तो बताया ही है कि जब भी dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटी छोटी dx मिल करके x बनेंगी। तो अब रेंज दे दिया a से b, इसका मतलब होता है a to b, यानी कि a है लोअर लिमिट, a को हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इस b को कहते हैं अपर लिमिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक करना है। अब आप समझिए, अगर आपको रेंज दे दिया डेफिनेट है, इसके लिए क्या फिर करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x, इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखते हैं और लोअर लिमिट को यहाँ और अपर लिमिट को यहाँ। अब आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको? पहले इस x की जगह रखेंगे अपर लिमिट यानी कि b, फिर लगाएंगे माइनस साइन, और फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट की वैल्यू यानी इसको रखेंगे a, तो राइट आंसर हो जाएगा b माइनस a। हो सकता है आपको किसी स्टेज पे लगे कि आप रट रहे हो, ऐसा क्यों किया, माइनस क्यों किया, a से b तक का मतलब b में से a माइनस क्यों हुआ। मैं ज़रा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ी और समझ आएगी। सपोज़ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के लेंथ, सपोज़ यहाँ है 0 और एक रॉड की लेंथ निकालनी है, लेकिन मैंने कहा कि a से b तक की रेंज निकालो। तो सोचिए 0 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है a और 0 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है b। अब आपको ये पूरी लेंथ पता है b और ये पूरी लेंथ पता है a, और अगर आपसे पूछा जाए इस बीच की लेंथ बताओ, क्योंकि मुझे यहीं से यहीं तक का लेंथ बताना है, तो आप
कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर इस b में से इस a को माइनस कर देंगे तो ये बीच का लेंथ आ जाएगा। एग्जैक्टली वही तो किया है हमने इंटीग्रेशन में। अपर लिमिट का मतलब 0 से लेके अपर तक, लोअर लिमिट का मतलब 0 से लेके उस लोअर तक, और अपर में से उस लोअर का माइनस करेंगे तो उसके बीच के रेंज का निकल जाएगा। इसीलिए अपने को अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखने के बाद x की जगह अपर और फिर माइनस साइन लगाइए और फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखिए और कहानी सॉल्व। तो ये ओवरऑल तरीका है कि आप रेंज कैसे स्पेसिफाई करते हैं। फिर जो भी उसका इंटीग्रल आता है, इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है, उसको अपन इंटीग्रल कहते हैं। तो जो भी इंटीग्रल आता है उसमें जो x या जो भी टर्म आ रहा है वेरिएबल टर्म, उसकी जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, ये नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका है। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, एक तो बताया इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, इंटीग्रेशन क्यों यूज़ हो रहा है, क्या तरीका था, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या होता है, फिर मैंने उसके एक दो कंसेप्ट समझाए, मैथमेटिकली उसका क्या मीन है। फिर हमने दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि जहाँ पे रेंज का कंसेप्ट समझा, और एक बेसिक इंटीग्रेशन आपको समझ आ गया कि dx का इंटीग्रेशन x, dl का इंटीग्रेशन l, और फिर अगर वो डेफिनेट है तो रेंज को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन की। आइए फंडामेंटल फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक्स तो आपने पढ़ ली। अब फंडामेंटल फार्मूलाज में सबसे पहले, जैसे आपको याद होगा, सबसे फंडामेंटल फार्मूला डिफरेंशिएशन का हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, और ये फार्मूला था n(x(n-1). तो जैसा कि आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। आप जानते ही हैं कि डिफरेंशिएशन में ये डिवीज़न फैक्टर में था, dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू x की पावर n है। अब यहाँ y इंटू डी एक्स है का मतलब x की पावर n इंटू डी एक्स है, ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड होता है। और ये भी आपने समझ लिया है कि इसका ठीक रेसिप्रोकल रूल्स सारे अप्लाई होंगे। तो x की पावर n dx ये फंडामेंटल फार्मूला है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इसको आप समझ लेंगे। x की जो भी पावर होती है उस पावर में 1 ऐड हो जाता है। यहाँ जैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ 1 ऐड हो जाता है, और ये पूरी की पूरी पावर जो मल्टीप्लाई में जा रही थी वो यहाँ डिवाइड में चली जाती है, लेकिन n+1 के साथ साथ। तो x की पावर n dx अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए वो फंडामेंटल जो फार्मूला होगा वो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। और अगर ये इनडेफिनिट है तो साथ में c लगाना नहीं भूलना है, यानी साथ में c भी आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि फंडामेंटल फार्मूला डिफरेंशिएशन का n(x(n-1) और इंटीग्रेशन का फंडामेंटल फार्मूला x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये दोनों फार्मूलाज हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि आप कह रहे हो कि अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो क्या इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन यही आएगा, अगर इसका इंटीग्रल ये है तो क्या इसका डेरिवेटिव ये आएगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आप खुद देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए यहाँ n+1 तो एक कांस्टेंट है जिसको मैं बाहर ले सकता हूँ, n+1, और x की पावर n+1 डी बाई डी एक्स, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n+1। अब अगर फंडामेंटल फार्मूले से इसको सॉल्व करें, यानी फंडामेंटल वे ये कहता है कि इसको तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए आप, x की जो भी पावर होती है, यहाँ x की पावर n+1 है, वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी कि n+1 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और x की पावर जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। ये तरीका है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n को सॉल्व करने का। x की पावर n के लिए आपने n बाहर ले लिया, n(x(n-1). तो सोचिए इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते वक्त ये पूरा का पूरा पावर मल्टीप्लाई में आया और उसमें से 1 माइनस हुआ। अब आप देखिए n+1 और n+1 मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो डिडक्ट हो जाएगा, ये -1 + 1 खत्म, तो बचा क्या, अल्टीमेटली x की पावर n बचा। तो सेंस बड़ा ही क्लियर है
कि अगर इस टर्म का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर n आएगा, और अगर x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए आपको ये प्रिंसिपल फार्मूला आपको ऑलवेज याद रखना है। तो जैसे मैंने इसका दोनों का रिवर्स करके दिखाया, ऐसे ही आपने जितनी भी इंटीग्रेशन की फार्मूलाज पढ़ी हैं उन सब का रेसिप्रोकेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आ जाएगा। आइए मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन से फार्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। तो प्रिंसिपल फार्मूला समझने के बाद मैं कुछ थोड़े बहुत और दिखा देता हूँ। लाइक आपको याद होगा आपने डिफरेंशिएशन ऑफ log x पढ़ा था 1/x। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन पूछा जाए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सिंपल कहेंगे log x, क्योंकि इसका ठीक उल्टा e⁻ का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होगा। साथ में जैसे sin x का आप पढ़ते थे cos x, तो cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो sin x हो जाएगा, प्लस c तो लगाना ही है खैर क्योंकि इंडेफिनिट है। cos x का माइनस sin x पढ़ते थे तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा। tan x का sec² x है तो sec² x का tan x हो जाएगा। देखिए मैंने 4-5 ही दिखाई हैं आपको। मैं आपको बता दूं कि आपकी किसी भी बुक में अगर आप किसी भी बुक को देखें तो एक लिस्ट ऑफ फार्मूलाज आपकी सप्लीमेंट्री बुक में दी हुई है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप तकरीबन 20 से 25 फार्मूलाज होंगे, उन सबको एक बार नोट डाउन कर लेना है और उनको समझ लेना है। तो आपको फंडामेंटल वाली बात समझनी थी कि इंटीग्रेशन का क्या है। तो जो भी आपने डिफरेंशिएशन याद किया हुआ है उसका ठीक उल्टा समझिए इंटीग्रेशन है, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन के दोनों टाइप याद रखने हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, इनडेफिनेट है। रेंज होगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो भी इसका इंटीग्रल आएगा उसमें वेरिएबल की जगह पहले फाइनल वैल्यू माइनस साइन लगाएंगे और इनिशियल वैल्यू जिसको मैंने बता रखा है वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये मोटी मोटी बातें थीं जो अपने को इंटीग्रेशन में ध्यान रखनी है। अब बाकी मैंने फार्मूला का रेफरेंस आपको बता दिया कि किसी भी एक रेफरेंस बुक में उठाइए और वहाँ जितनी इंटीग्रेशन की 20-22 फार्मूलाज दिए हुए हैं 20 के आसपास, उनको लर्न कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में वो सेट भी हो जानी चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आए तो आप कर पाएँ। अब इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन की कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अब जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसा कि आपने चेन रूल पढ़ा था, आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, आपने क्वेश्चन रूल पढ़े थे, तो ऐसे ही इन द सेम वे इंटीग्रेशन में भी कुछ हमारे पास तरीके हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना उसको जाने अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुझे इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहिए यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन उसमें से कुछ बातें तो बहुत ज़रूरी हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। खासकर फिज़िक्स में भी कुछ चीज़ें वहाँ काम आ जाती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है कि आपको एक बार रूबरू करवा दूँ उन तरीक़ों से। तो इसे कहते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेनली प्रिलिमिनरी देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो उन्हीं तीनों को मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ सो दैट कि आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाए और आपका काम चल जाए फिज़िक्स में जितनी भी आपको कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए। तो आइए ज़रा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में करके इस लेक्चर को फिनिश करूँ। यानी एंड में वही है जिससे किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे एक्सटेंशन पार्ट हैं। तो फिज़िक्स के हो जाएंगे, बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो उसको आने वाले टाइम में यानी क्लास 12th में करेंगे ही करेंगे। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो मैं आपको समझाऊं कि मेनली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एंड द थर्ड वन इज पार्शियल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल समझते थे, चेन रूल में क्या करते थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सिंगल नंबर से सब्स्टिट्यूट कर देते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। कोई भी, मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो उनके कॉम्बिनेशन को एक सिंगल डिजिट के साथ एज्यूम करके उसको सिंगल डिजिट से सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करते थे, उसे ही चेन रूल कहते थे। तो सेम समझिए कि ये ऑल्टरनेटिव ऑफ चेन रूल है, मतलब इंटीग्रेशन में चेन रूल का एक ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ, जस्ट लाइक चेन रूल, जस्ट लाइक चेन रूल। ये लाइक चेन रूल है, ऐसा नहीं कि ये चेन रूल है, ऐसा नहीं है, लाइक चेन रूल है। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट, जैसे इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब एक पार्ट और दूसरा पार्ट। तो
पार्ट क्या था, जैसे यू वी, यू इंटू वी, दो पार्ट में आ गए कि यू और एक वी, डी बाई डी एक्स यू वी कर देते। ऐसे ही यहाँ यू वी इंटू डी एक्स है, यानी अगर दो पार्ट में है उनका कंबाइन इंटीग्रेशन करना है तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल को बताता है। तो अगर प्रोडक्ट रूल का कोई देखें कि ऑल्टरनेटिव क्या है तो वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी इन दोनों से ऑलमोस्ट हो जाता है काम। डिवीज़न में जो क्वेश्चन रूल वहाँ था कि डिवाइड करना, वो थोड़ा सा प्रोडक्ट में भी आता है और पार्शियल फ्रैक्शन में भी आता है। कहने का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ये अलजेब्रा का नॉर्मल अलजेब्रा का पार्ट है कि मतलब एक फ्रैक्शन में है अगर कोई चीज़ तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो खैर ये तीनों तरीके बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब खासकर ये मैथमेटिक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स के बच्चों को एटलीस्ट इसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए और इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। मैं भी बताऊंगा, आप फटाफट समझ जाओगे कि अच्छा इतना आसान है, इसको ऐसे करना है। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए जस्ट एक फार्मूला रटना है और ये भी एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, तीनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कि आखिर ये चेन रूल की तरह कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये फर्स्ट पार्ट। सो मैं आपको इसके लिए दो एग्जाम्पल बताऊंगा और उन दोनों को समझने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इसका रोल क्यों है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊं कि अगर मान लिया आपके पास होता डी बाई डी एक्स साइन एक्स, आप जानते हैं इसका कि इसका आंसर होता है कॉस एक्स। ये सारे बच्चे जानते हैं, बहुत ही ईजी फार्मूला है। लेकिन सोचिए अगर इसी में होता डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, सॉरी साइन के एक्स, मान लिया यहाँ होता साइन के एक्स, तो आप याद करिए इसके लिए आप क्या करते थे, इस के एक्स को एक सिंगल वेरिएबल मान करके सॉल्व करते थे, जिसको फंडामेंटली हम चेन रूल कहते हैं। लेकिन उसका कंक्लूजन क्या था, ये आप सबने सीखा था कि साइन एक्स का, साइन के एक्स का पहले तो लिख देंगे कॉस के एक्स और फिर इस के का अलग से करेंगे डी बाई डी एक्स के एक्स, तो उसका आ जाएगा के, यानी कि ये के मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये रूल हमने पता किया था कि इस टर्म को तो सिंपली है साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन जब साइन के साथ के एक्स आ जाता है तो पहले साइन पूरे साइन का करते हैं तो कॉस के एक्स और फिर इस के एक्स का करते हैं तो के मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो अब वैसा ही क्वेश्चन आपकी लाइफ में आ रहा है कि सपोज अगर मेरे को कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, रिप्लाई होगा फटाफट कॉस एक्स के साथ डी एक्स भी आएगा, सॉरी। तो अगर cos x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका रिप्लाई फटाफट दे देंगे कि जी इसका तो इंटीग्रल sin x हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि cos x का की जगह cos kx आ जाए, अब इसका बताइए, तो क्या इसका भी आप sin kx कर देंगे और sin kx करने के बाद इसके का मल्टीप्लाई यहाँ ले लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में आप इसको मल्टीप्लाई करते थे, ये आपने ट्रिक रखा था याद करने को, यानी एक बार आपने सॉल्व करके आंसर देख लिया कि मल्टीप्लाई में आता है, उसके बाद आपने हर फंक्शन के लिए याद रखा कि जो भी टर्म आएगा कांस्टेंट उसको हम बाहर ले लेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ उसी चीज़ को अपने को डिवाइड में लेना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, जो यहाँ प्रोसेस हो रहा होगा उसका उल्टा होगा, तो यहाँ अपन मल्टीप्लाई में ले ले, सॉरी डिवाइड में ले लेंगे। यानी कि वैसे तो आप समझ गए कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में थी वो चीज़ यहाँ डिवाइड में आ रही है, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा तब आप डाइजेस्ट करोगे। तो मैं एक बार बताता हूँ कि ये कॉस के एक्स का यहाँ साइन के एक्स बाई के क्यों हुआ, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। करना क्या था, अपने को कॉस के एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन, तो जैसा हम चेन रूल में करते थे उसके लिए अपने लेट करते थे। अगर मैं यहाँ भी के एक्स को लेट कर लूँ कि लेट यानी सब्स्टिट्यूट कर लूँ, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। के एक्स को मैंने एक सेकंड के लिए m मान लिया, m कोई भी एक नंबर मान सकते हैं, a मान लीजिए, b मान लीजिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मैंने के एक्स को एक वेरिएबल m मान लिया और अगर मैंने इसको m माना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा cos m। सोचिए अगर मैं इसको लिखता हूँ cos m, तो प्रॉब्लम ये है कि सामने dx है, यानी कि अगर यहाँ m है तो यहाँ dm होना चाहिए। अगर ये dm होगा तो cos m dm के लिए नॉर्मल फार्मूला लग जाएगा, तो प्रिंसिपल फार्मूला लगाने के लिए यहाँ भी dm होना चाहिए। अब dx को dm में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तब जा करके हम नॉर्मल फार्मूला लगा पाएंगे। तो इसका भी एक तरीका होता है, अगर आप दोनों साइड को kx इज इक्वल टू जो m माना है, अगर आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। सोचिए
यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इसको लिख सकता हूं d बाई डी एक्स के एक्स। फिर मुझे राइट साइड का भी करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स इंटू एम, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ऐसा लिखते ही k बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स का हो जाएगा 1, यानी कि इस पूरे का रिप्लाई आ जाएगा k बाहर आया, dx बाई डी एक्स इंटू एक्स 1 इज इक्वस टू ये हो जाएगा dm बाई डी एक्स। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमने dx के लिए यहाँ से एक फार्मूला बना लिया, dx इज इक्वस टू dm डिवाइड बाई k। तो अगर मैं इस dx की जगह चाहूँ तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसको यहाँ रख दूंगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ dm डिवाइड बाई k, और cos m dm का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये हो जाएगा sin m, और ये जो k डिवाइड में था वो यहाँ k आ जाएगा। और बाद में आप इस k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू के एक्स है, तो इसको आप लिख देंगे साइन के एक्स डिवाइड बाई k। तो आपने ओवरऑल समझा कि ये फार्मूला क्यों आया, यानी कि cos kx में इसका जब इंटीग्रेशन किया हमने तो cos kx का sin kx और kx का जो फैक्टर k आया, यानी kx का इंटीग्रेशन जो k आया उसको अपने को डिवाइड में लेना है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था कि डिफरेंशिएशन में वो चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाती है, इंटीग्रेशन में वो चीज़ डिवाइड में आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ आई होगी। हमने करा वही है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से kx को m सब्स्टिट्यूट किया, फिर उस dx को भी dm के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करके हमने फाइनली इसको सॉल्व किया तो k वाला फैक्टर डिवाइड में आ गया। ये सिर्फ यही काम नहीं आता है, एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि चेन रूल का यहाँ ऑल्टरनेटिव क्या है और कैसे इस पर वर्क कर रहे हैं। आइए सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताऊँ। जैसे आपके सामने कभी भी कोई ऐसा नंबर आता है, लाइक आ जाता है 2x प्लस 5 की पावर 7 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो वैसे इसको करना बड़ा मतलब आसान नहीं है, इसका 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब 7 की पावर सॉल्व करना और फिर सारे पावर्स को रिजॉल्व करके फिर 1 बाई 1 सबको करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, सेम वही जैसा हम वहाँ डिफरेंशिएशन में भी यही हडल थी। ऐसे की पावर अगर 7 हो तो उसको डिफरेंशिएट करना भी आसान नहीं था, तो इस नंबर को कोई एक सिंगल नंबर एज्यूम करना था और फिर सॉल्व करना था। सेम वही काम यहाँ कर रहा हूँ कि मैंने कर लिया लेट 2x प्लस 5 इज इक्वस टू, मैंने सपोज कि इसको मान लिया m। अगर मैं इसको m मान लेता हूँ तो ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ m की पावर 7, लेकिन फिर यहाँ भी dm होना चाहिए, तभी नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, सेम वही तरीका जैसे मैंने पिछली बार किया था, कि अगर मैं इस पूरे नंबर को डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 2x प्लस 5 इज इक्वस टू डी बाई डी एक्स, और राइट साइड हो जाएगा m। अब आप समझ गए, तरीका आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। तो अगर आप इसको करोगे तो d बाई डी एक्स इंटू 2x का रिजल्ट आ जाएगा 2, और d बाई डी एक्स इंटू 5 हो जाएगा 0, यानी लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा dm बाई डी एक्स। तो इसका मतलब अगर dx की वैल्यू देखें तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी dm डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो आपने लिख दिया m की पावर 7 dm और डिवाइड बाई 2, इस 2 को आप बाहर ले लीजिए। तो इसको नॉर्मली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 1/2 को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ m की पावर 7 इंटू डी एम, और m की पावर 7 इंटू डी एम का फार्मूला आप जानते हैं, x की पावर n dx किस फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1/2 7 प्लस 1 यानी m की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c तो आप लगाएंगे ही अगर यहाँ रेंज नहीं गिवन है तो m की पावर 8 अपॉन 8 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा m की पावर 8 अपॉन 16 प्लस c। हालांकि इसको यही नहीं छोड़ना है, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जब बच्चे m पे ही छोड़ देते हैं, या जो भी वेरिएबल मानते हैं उसको वहीं छोड़ते हैं। आपको इस m की फाइनल वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी 2x प्लस 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 16 प्लस c इज़ द राइट आंसर।
तो ओवरऑल आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, किस तरीके से इसको सॉल्व। आपने ये समझ लिया कि जितना भी ये नंबर है, पहले इसका डिफरेंशियल देख लीजिए, 2x + 2 का हो जाएगा 2, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 आएगा जो कि डिवाइड में आ जाएगा, और पावर 7 + 1 / 7 + 1 यानी 8 2 8 = 16, और फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिए 7 + 1 / 7 + 1। तो कहने का मतलब ये वन टाइम है, बाद में जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे आपको सिर्फ डायरेक्ट आप इसको कर दोगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप ये समझ गए कि जैसे चेन रूल वहाँ सॉल्व करते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में ऐसे स्पेशल टर्म्स को नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, तो इनको अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक वेरिएबल से और फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो काम की बात आपको समझ आ गई कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है। आइए सेकेंड मेथड आपको बता दूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हल्का सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको अगर कंपेयर करें डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बस फार्मूला लंबा है, लेकिन प्रैक्टिस से ये भी चीज़ ईजी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ ज़रा कि अगर कोई भी दो टर्म, मान लीजिए u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, और उसका इंटीग्रेशन कंबाइंड वे में कह दिया जाए करने को, सेम समझिए जैसा प्रोडक्ट रूल में आप समझते थे। तो अब आपको इसको इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे आप, पहले को रखा u dv/dx, u को रखा dv/dx, प्लस v को रखा du/dx, पहले को रखा दूसरे को एंटरटेन किया, प्लस दूसरे को लिखा पहले को किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, u और v दो टर्म है, उसमें से एक टर्म को बाहर और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, और फिर पहले टर्म के डिफरेंशिएशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके और जो ओवरऑल रिजल्ट आया है उसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर से कहता हूँ, पहले इसको रखा और फर्स्ट को रखा और सेकंड का इंटीग्रेशन किया, u को रखा, v का इंटीग्रेशन किया, और फिर इस u के डिफरेंशिएशन को या डिफरेंशियल को या डेरिवेटिव समझिए, डेरिवेटिव को ये जो प्रोडक्ट आया v.dx का इंटीग्रेशन जो आया है, इससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बनेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, और उस इंटीग्रेशन को पहले वाले में से माइनस करेंगे, तब जा करके रिजल्ट आएगा। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो आपके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। अगर कोई ऐसा टर्म आता है तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक और दिक्कत है कि अगर ये रूल वास्तव में पहले और दूसरे पे आता है तो ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि किसको अपन फर्स्ट मानेंगे, किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में ऐसा कुछ नहीं था, किसी को भी रख लो, एक को रखोगे दूसरे को करोगे, प्लस दूसरे को रखोगे पहले को करोगे, वहाँ दोनों का टर्न आ रहा था। लेकिन यहाँ इसका तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है। इंटीग्रेशन किसका हुआ, इस v/dx का और v/dx का, फिर इंटीग्रेशन किसका हुआ, जो u का डेरिवेटिव आया उसका कंबाइंड इंटीग्रेशन हुआ इसके प्रोडक्ट के साथ। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है, इसको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैथमेटिक्स में इसके लिए एक तरीका बताया जाता है, एक फार्मूला बताया जाता है मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी में, और वो तरीका होता है जिसे हम कहते हैं आइलेट। ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ज़रूर पता होगी आने वाले टाइम में। आप लोग जो बायो के बच्चे हैं उनको सिर्फ साउंड नॉलेज चाहिए, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, और तीसरा भी बता दूंगा, आपकी इच्छा हो तो आप उसको ध्यान रखना, अदरवाइज़ मत रखना, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए, कल को कहीं आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब आप सोच रहे होगे कि u और v में से पहले किसको u माने किसको v माने, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें कुछ भी लिखी हो सकती है। आप पहला किसको मानोगे, किसको यहाँ रखोगे, उसका सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे। तो उसके लिए आपके पास ये तरीका है आइलेट। आइलेट क्या है का मतलब, जो दो कॉम्बिनेशन आपके पास आने वाले हैं उन कॉम्बिनेशंस में, क्योंकि फंक्शंस है, फंक्शंस कितने तरीके हो सकते हैं, जैसे आई फॉर इनवर्स। देखिए जैसे आप बोर्ड मास पढ़ते थे कि पहले आप किसको सॉल्व करोगे, तो बोर्ड मास में क्या पढ़ते थे, ब्रैकेट ऑफ, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन। सेम ऐसे ही हमने यहाँ एक कन्वेंशन बना रखा है कि आई फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन इन्वर्स में आएगा, लाइक साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, तो जो इन्वर्स वाले फंक्शन हैं उसको सबसे पहले, यानी उसको फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद से L फॉर लॉग, लॉग वाले फंक्शन को सेकंड प्रायोरिटी मिलती है, यानी कहीं अगर I और L है तो पहला I होगा, इन्वर्स होगा, सेकंड L होगा। A फॉर
अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फंक्शंस जितने भी होंगे उन सबको आप थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आप फोर्थ प्रायोरिटी पे रखोगे। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल को आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब आप जानते हो, e टू द पावर x हुआ, a टू द पावर x हुआ, 5 की पावर x हुआ, किसी भी नंबर की पावर x हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस बेसिस पे कोई भी दो फंक्शन प्रेजेंट होंगे, उसमें से जो पहले प्रेजेंट होगा वो फर्स्ट कहा जाएगा, जो दूसरा प्रेजेंट होगा वो सेकंड कहा जाएगा। इस कन्वेंशन को मानोगे तो ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। रिजल्ट फिर भी आता है, लेकिन इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो टर्म है तो उसको दो टर्म को पहले इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसमें फर्स्ट किसका लेंगे, तो ये वाली तरीका है। कई बार बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर दो फंक्शन सेम आ गए, जैसे कि 2x + 5 और 3x + 5। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2x + 5 और मल्टीप्लाई हो गया √3x + 6 से। अब दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ऐसे में किसको डिसाइड करें कि कौन पहला है कौन दूसरा है, अब कैसे डिसाइड करें? तो आप इसके लिए एक काम सोचोगे, जो इसमें से सबसे आसान लग रहा है, वैसे तो दोनों आसान है, a⁻1 और a⁻1 / 2 दोनों सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को कंसिडर कर लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो आई होप कि आपको बात समझ आई कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर कोई भी दो टर्म दिस एंड दिस आता है तो पहले इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 3x + 6 का इंटीग्रेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आप जानते हो, इसके लिए फिर से आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो लगा करके सॉल्व करेंगे, माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ du/dx और फिर इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला पता लग गया जिससे कि आप इसको सॉल्व करोगे। अदरवाइज़ करने को तो मैं बेसिक एक फार्मूला दिखा भी सकता हूँ, पर आप के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बार फार्मूले से गो थ्रू हो जाए, प्रायोरिटी पता लग जाए, कन्वेंशन का आइडिया लग जाए, दैट्स इट। तो खैर इतना समझने के बाद मैं आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। कई बार आपके दिमाग में आते हैं कि यार ऐसा हो तो फिर इसका कैसे करें। तो मैं बहुत ही छोटे छोटे दो एग्जाम्पल आपको कर देता हूँ, फिर हम लोग थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे, जिससे आपको ये भी पता लगे कि हाँ मैंने एग्जाम्पल भी कर रखा है, ऐसा आपको फील आए कि आपने ट्राई कर रखा है। चलिए आइए दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। सो मान लीजिए अगर कहीं ऐसा आता x × sin 3x × dx। अब आप देख रहे हैं कि x sin 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो x का मतलब अलजेब्रिक, sin 3x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो कन्वेंशन देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, आई लेट अलजेब्रिक के बाद t आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है, तो इसे आप फर्स्ट कह देंगे और इसे आप सेकंड कह देंगे। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपको पता है आपको x को रखना है बाहर और इंटीग्रेशन करना है किसका, v dx यानी सेकंड टर्म का। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड टर्म sin x dx, इंटीग्रेशन करना है, देन आपको माइनस साइन लगाना है। यानी पहली बात तो आपको पता लगे कि क्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो भी आपको पता है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन लगाना है और फिर इस टर्म का, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, यानी d/dx × x ये करना है और उसको इसके इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ये करना है और इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना है फिर से एक बार। ये स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग किया, यानी पहले को रखो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर पहले को के डिफरेंशिएशन को सेकंड के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके और उस पूरे को इंटीग्रेट करना है। ये आपका फाइनल प्रोसीजर है। तो खैर अगर मैं इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाऊँ तो x को एज इट इज़ रखना है। और अब यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत आ गई क्योंकि मैंने यहाँ sin x ले रखा है, तो एट एवरी प्लेस विल पुट sin 3x और यहाँ भी आ जाएगा sin 3x, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि आप sin x भी ले सकते थे, लेकिन चलो अब पहला एग्जांपल मेरे को यही दिखा sin 3x वाला। तो अब आप सोचिए इसका इंटीग्रेशन, sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका आप जानते हैं, इसका होता है माइनस कॉस 3x, और ये जो 3x का 3 आएगा उसको अपन डिवाइड में लेंगे। इतना तो मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ। और ये पूरा टर्म, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये पूरा आ जाएगा माइनस में।
तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल आ गया। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। माइनस साइन इंटीग्रेशन लगाना है। अब पहले समझिए, डी बाई डी एक्स एक्स का होता है 1, यानी ये हो जाएगा 1, और फिर से इसका इंटीग्रेशन वही आ जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे फाइनली। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप देख लेंगे। डी एक्स बाई डी एक्स का 1 और साइन 3x का हो जाएगा cos 3x माइनस कॉस 3x अपॉन 3, और उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। सो आप देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 को आप बाहर ले लीजिए, तो -1/3 x cos 3x, और माइनस ये 1 और ये 1/3 माइनस में इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x एज इट इज़ लिख देते हैं, cos 3x इंटू डी एक्स, यानी सिर्फ cos 3x बचा। तो आप जानते हैं अगर इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्दर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स cos 3x डिवाइड बाई 3, ये तो एज इट इज़ आया। cos 3x को जाएगा sin 3x, पॉजिटिव sin 3x डिवाइड बाई 3, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा sin 3x डिवाइड बाई 3 3 जा 9, और इनडेफिनिट है तो प्लस c, यानी कि ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर x sin 3x का। तो बहुत ही सिंपल था, फार्मूला लगाना था और सॉल्व कर लेना था। आप इसको फिर से देख सकते हैं, एक एक स्टेप फार्मूले के अकॉर्डिंग है। एक एग्जांपल और कर देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर कई बार आपके दिमाग में आ जाता है कि यार इसका इंटीग्रेशन क्या, बता देता हूँ। 1/x का तो इंटीग्रेशन आपको पता है log x है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए log x का इंटीग्रेशन क्या, तो आप क्या करेंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ से निकल करके आती है। और दूसरी उससे लिंक्ड एक और क्वेश्चन है, तो मतलब दोनों को कंबाइन वे में ले लेता हूँ। सो बाकी दोनों एग्जाम्पल्स में से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लिया आ गया x log x, इसका इंटीग्रेशन बताइए, या फिर कई बार आपके दिमाग में आता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का भी इंटीग्रेशन होता है क्या, और अगर होता है तो कितना होता है। ये दिमाग में काफ़ी डाउट रहता है बच्चों के कि log x का क्या इंटीग्रेशन होगा। तो चाहे x log x हो चाहे log x हो, यहाँ भी log पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ तो डायरेक्ट कर रहा है। अगर देखिए ध्यान से तो ये x हो जाएगा अलजेब्रिक और log x हो जाएगा आई लिड के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए क्योंकि इन्वर्स के जस्ट बाद log आता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, यानी log को एज इट इज़ रख करके, क्योंकि फर्स्ट टर्म का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं। देखिए log x का हमारे पास log x का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। 1/x का log x है, log x का डिफरेंशिएशन है 1/x, मतलब डेरिवेटिव है, लेकिन उसका डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है। तो बिना डायरेक्ट फार्मूले के किसी इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम इसका भी इंटीग्रल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, वो उसी की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ डायरेक्ट log x का, बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग इसका भी कर लेंगे। इसको फर्स्ट log x को एज इट इज़ रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x² 2 आ जाएगा, माइनस आप जानते हैं dx 1 आ जाएगा, और एज इट इज़ रखना है सेकेंड टर्म के इंटीग्रल को। तो कहने का मतलब ये है कि इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैं डायरेक्ट log x वाले को एक करा के दिखा देता हूँ कि अगर कभी आपके लाइफ में log x आ रहा है और आपको फार्मूला नहीं पता डायरेक्ट इसका, फिर भी आप करना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ इसको मान सकते हैं ×1, एक टर्म बनाइए, यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करते ही ये कहानी सॉल्व हो जाएगी। इन्वर्स के जस्ट बाद log के प्रेफरेंस, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और 1 हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब आप देखिए आप इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पहले रखना है log x, यानी log x को एज इट इज़ रखना है और इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट टर्म को, यानी 1 × dx, और माइनस साइन लगाना है, और एक बड़े से इंटीग्रल के अंदर आपको छोटे छोटे काम करने हैं। पहला तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि d/dx log x, जो कि आसानी से पता लग सकता है क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन सेम एज इट इज़ 1 dx का जो भी इंटीग्रल है उसको एज इट इज़ लिख करके और इस पूरे टर्म को कंबाइन इंटीग्रेट करना है।
ये एक सिंपल सा तरीका है जो कि फॉर्मूला आप जान गए हो क्योंकि अब आपको अच्छे से पता लग चुका है। ओके, तो 1 dx 1 को बाहर ले लेंगे और dx का x होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा x log x माइनस, पहले अंदर वाले को सुलझा लेते हैं एक बार। d बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x, तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/x, और ऊपर 1 dx का हो जाएगा x, यानी कि यहाँ हो जाएगा x, सो x से x कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स का मतलब आप जानते हैं होता है 1 तो बाहर आ जाएगा और dx का हो जाएगा x। तो कहने का मतलब जो फाइनल आउटपुट आया वो आया x log x, और इस पूरे को इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx इज़ -x, यानी माइनस साइन यहाँ आएगा और dx का x आ जाएगा। तो सेंस बहुत ही सिंपल है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ा तो आपने देखा फर्स्ट x log x आया और -x, और अगर इनडेफिनिट है तो आप प्लस सी लगाना ना भूलें, यानी कि आपने देखा कि log x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x log x माइनस x। बड़ा ही सिंपल तरीका था, बिना किसी मेजर परेशानी के हमने log x का बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया, और इसके लिए हमें किसी फार्मूले की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये एप्लीकेशन बहुत ही शानदार लगा, और किसी भी कॉम्प्लेक्स जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसको आप आराम से कर लोगे। अब मैं लास्ट पार्ट आपसे पार्शियल फ्रैक्शन का भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ ताकि आपको उसका भी एक आइडिया लग जाए। सो थर्ड पार्ट में का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। पता है इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप किसी भी ऑर्डिनरी तरीके से नहीं कर सकते, उनको करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे में हमारे को एक इम्पॉर्टेंट, मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, उनके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा कंटेंट है मैथमेटिक्स में जो कि बड़ा पावरफुल है। इसको कहीं स्पेसिफिक कोई टॉपिक तो नहीं जहाँ इसको पढ़ाया जाता हो, लेकिन ये काम बहुत आता है, चाहे वो फाउंडेशन में हो, 9th-10th के बच्चे भी इवन अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको पढ़ते हैं, और 11th में खासकर मैथमेटिक्स में, 12th में, इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन में तो इसका काम है ही है। तो वैसे भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या सेंस होता है पहले तो वो मैं बताऊँ, और फिर इसका यूज़ इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं इसको भी आप समझ लीजिए अपनी नॉलेज के लिए। एक्स्ट्रा कंटेंट है ये, लेकिन अगर कोई इंटीग्रेशन को वास्तव में समझना चाहता है, अपनी फाउंडेशन को क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लगाऊँ। मान लिया कोई नंबर है ऐसा लाइक x + a × x + b। अब आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। मान लिया आपके पास होता x + 5 × x - 4, और आपसे कहा जाता है कि इसको सॉल्व करके बताइए। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स के कंटेंट में ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने का एक तरीका बताया गया था। तरीका ये था कि इसको आप ऐसा लेट कर लो कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अ नंबर a, आप कुछ भी लिख सकते हो, m n p q या a b जो आपकी इच्छा हो, कि इट इज़ समवेयर इक्विवेलेंट टू a डिवाइडेड बाई x + a प्लस b डिवाइडेड बाई x + b। यानी कि a और b दो नंबर एज्यूम करके, और हमने ये सोच लिया कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस, यानी इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, पार्ट में तोड़ दिया। आप लोग सोच रहे होंगे क्या इसको डिनोमिनेटर में है तो क्या इसको स्प्लिट करना अलाउड है? हाँ, कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन साथ में एक नंबर होना चाहिए, और उन नंबर की क्या वैल्यू है अगर ये जानना चाहते हो तो इन दोनों साइड का कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू सॉल्व कर लो। बहुत ही ईजी है। मैं उसको इस एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि सपोज़ मैंने कह दिया कि 1/x + 5 × 1/x - 4 दिस इज़ इक्विवेलेंट टू a बाई x + 5 प्लस b बाई x - 4। तो क्या अपन a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है इसको निकालना। मैं बताता हूँ कैसे। आप इस पूरे टर्म को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस पूरे टर्म को b के साथ, और इन दोनों को इधर ले आइए, साइड ट्रांसफ़र कीजिए। करते हैं। अगर x + 5 और x - 4 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, बचेगा x - 4। यानी इसको वो सुलझा करके आप ऐसे लिख सकते हैं a × x - 4 प्लस, अगर ये पूरा टर्म इसके साथ आया तो x - 4 से x - 4 कट जाएगा, बचेगा x + 5 × b, और ये दोनों टर्म कट चुके हैं और लेफ्ट में बचा 1। आपने देखा कि उसको सुलझा करके आपने ये इक्वेशन बना दी।
अब a और b की वैल्यू निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले x की वो वैल्यू पुट कर लो जिससे 4 - 4 0 हो जाए और a हट जाए, जिससे कि b वैल्यू निकल जाए। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूँ कि फॉर x = 4, अगर मैंने x की वैल्यू 4 ले ली तो यहाँ हो जाएगा 4 - 4 0, a × 0 0, और यहाँ हो जाएगा 4 + 5 9, यानी 9b = 1, यानी ये हो जाएगा 9b = 1, यानी b की वैल्यू आ गई 1/9। बहुत ही सिंपल तरीका है। सिमिलरली अगर मैं x की जगह -5 ले लूँ, यानी कि इसी में x कैन बी टेकन एज -5, जिससे कि ये 0 हो जाए, तो -5 + 5 0 हो गया, b 0, b हट गया, -5 - 4 तो हो जाएगा -9, यानी a × -9 = 1, यानी a = -1/9। ये आ गई a और b की वैल्यू। सो अगर a और b की वैल्यू ये रख दी जाए और इसको सॉल्व किया जाए तो ये ही आएगा एज इट इज़। कहने का मतलब ये था कि ये एक शॉर्ट रिकैप था कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ एक, जिसमें दोनों लीनियर हैं। कल को हो सकता है एक क्वाड्रेटिक हो, दूसरा लीनियर हो, दूसरा क्वाड्रेटिक हो, पहला लीनियर हो, या दोनों क्वाड्रेटिक हो, ऐसा भी हो सकता है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो नेक्स्ट क्लास जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चारों फॉर्मेट्स में पढ़ेंगे, दोनों लीनियर, फर्स्ट क्वाड्रेटिक, फर्स्ट लीनियर सेकंड क्वाड्रेटिक, या थर्ड वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेटिक सेकंड लीनियर और दोनों क्वाड्रेटिक। तो डिपेंड्स। खैर उतने वाइड में नहीं जाना, मैं तो आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा टर्म आता है और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर इस टर्म को इंटीग्रेट करना हो तो इस टर्म को पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए, लाइक दिस एंड दिस, और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन बनाइए और ऐसे ए बी की वैल्यू निकालिए और ऐसे रख दीजिए। जब आप रख देंगे तब आप अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप हर पार्शियल फ्रैक्शन में यही फार्मूला नहीं लगेगा, जिसमें क्वाड्रेटिक होगा उसमें अलग कहानी होगी। ये तो मैंने फर्स्ट वैरायटी उसकी बताई है कि जहाँ दोनों लीनियर होते हैं। तो ये मैंने आपको एक मैथ्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन से इंट्रोडक्शन कराया है। अभी तक इसका इंटीग्रेशन से कोई लेने देने नहीं है। अब मान लीजिए ऐसा ही कोई सीन आए जिसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़े, तो आपको इसी तरीके से उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, पार्शियली फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तब जा करके आप फिर अलग अलग जैसे ही होंगे फिर इनका इंटीग्रेशन करना आसान है। आइए हैव ए लुक ऑफ वन एग्जाम्पल। सो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता कि 1 इंटीग्रेशन करिए, मान लिया मैं x-5 ले लेता हूँ, चलिए x-5 × x-4। अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़े तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करूं। तो इसके लिए मैं पहले बताऊंगा कि आप इसको पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे x-5 x-4 को आप जानते हो, उसको लिखा जा सकता है एक स्पेशल तरीके में, स्प्लिट कर सकते हैं, x-5 को अलग प्लस b x-4 को अलग। अब a और b की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो उसके लिए एक इक्वेशन बनेगी, x-5 से x-5 कटा x-4, यानी आप इसको लिख सकते हैं x-4 × a प्लस b × x-5 = 1। मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इसको इधर ले जा करके दोनों के साथ। आप जानते हैं इसको सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। इसके बाद अगर मैंने x = 4 रख दिया तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हटा। 4 - 1, ध्यान से देखिए, 4 - 5 यानी -1, b - 1 = 1, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा सोचिए, अगर मैं x = 5 रख दूं तो 5 - 5 0, ये पूरा टर्म हट गया। 5 - 4 1, 1 × a = 1, सो a = आ जाएगा 1। यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये मिल गया कि 1/5, यानी इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1/x-5 x-4 को लिखा जा सकता है 1/x-5 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस 1/x-4 इंटू dx। अब आप देख रहे हैं कितना आसान हो गया, ये दोनों टर्म अलग अलग हो गए। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। लाइक आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1/x-5 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-4 इंटू dx।
काफ़ी आसान हो गया आपके लिए सॉल्व करना। आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, लेकिन आई होप कि आपने ये नोट कर लिया और समझ भी लिया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसको यूज़ करते हैं। सो अब आप यहाँ देखिए, ये है 1/x dx, लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, लॉग का तरीका लग जाएगा। इसको x कंसिडर कर लेंगे, 1/x dx, जिसको अपन लिख सकते हैं log x। आप इसको लिख सकते हैं इस पूरे का इंटीग्रेशन log x, यानी कि log x - 5। यहाँ जाएगा माइनस साइन, ये भी 1/x, x की सिंगल पावर है, डबल पावर होती तो नहीं लगता, स्क्वायर होता तो अलग आइडेंटिटी लगती, फिर लॉग नहीं लग सकता था। √x² - a² या x² - a² वाली लगा देते। ये 1/x dx है, तो यहाँ सिंपल आप इसको लिख सकते हैं log x - 4, और एक प्लस c तो हमें लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, रेंज होता तो इसको सॉल्व करते। सो आपने देखा कि जो चीज़ इतने टफ लग रही थी उसको पार्शली फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको हमने स्प्लिट करके 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। तो पता है, जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो एक बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, इसीलिए इंटीग्रेशन के हर एक टूल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स भी आपको एटलीस्ट साउंड नॉलेज तो तीनों का होना ही चाहिए। बेसिक्स तो पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स तो आप कितनी भी उठा लो, सॉल्व कर सकते हो आप। तो आई होप कि आपने इस पूरे इंटीग्रेशन के सेशन को एंजॉय किया और आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। बेसिकली इतना बहुत है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो फार्मूलाज आपको बताए गए हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, उनको ज़रूर अच्छे से लर्न करें। और तीनों रूल वहाँ डिफरेंशिएशन के और तीनों इंटीग्रेशन के आपको पता है, प्रोडक्ट, क्वोशंट और चेन रूल, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। बस ये 3 और 3 6 जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव को निकालने में या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को निकालने में काम आते हैं। तो मैं मानता हूँ आपने इसको एंजॉय किया। गुड लक, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।